तो रिसेंटली मैंने एक लैपटॉप बाय करने का सोचा एंड उसके लिए मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने वो लैपटॉप जो है वो गेमिंग के लिए मोस्टली नहीं यूज़ करना था, ठीक है। और मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि अच्छी बैटरी लाइफ हो, मैं कैरी कर पाऊँ, हल्का हो एंड प्रोसेसर तगड़ा हो कि मैं बाहर बैठकर बैटरी पर भी एडिटिंग कर पाऊँ, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा हो, ठीक है। एंड मैंने अपनी लाइफ में आज तक सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ लैपटॉप्स को यूज़ करा है एंड उनके ट्रैक पैड मेरे को सच्ची बहुत गंदे लगते हैं। लाइक दे आर वन ऑफ द वर्स्ट, क्योंकि ज़्यादातर जो 1 से 1.5 लाख तक के भी विंडोज़ लैपटॉप्स के ट्रैक पैड्स हैं वो इतने अजीब तरीके से क्लिक होते हैं। तुम्हें बॉटम राइट कॉर्नर में ज़ोर से दबाना पड़ेगा तब जाके उसमें राइट क्लिक होता है। जेस्चर ढंग से काम नहीं करते हैं। ऑल थैंक्स टू विंडोज़, बहुत ज़्यादा बग यूएस है। अब मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? अच्छी बैटरी, एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक अच्छी परफॉर्मेंस जो कि विदाउट चार्जर भी परफॉर्मेंस दे, जो कि सारे गेमिंग लैपटॉप्स फेल कर जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों में एक ही जो लैपटॉप है वो फिट बैठा, जो कि था मैकबुक एयर प्रो, नहीं एयर। तो मैं गया अपने नियरेस्ट स्टोर पे एंड मैंने परचेज़ कर लिया ये मैकबुक एयर M4। जैसा कि मैंने बचपन से विंडोज़ यूज़ करी थी, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अलग है विंडोज़ से। ऐप्स को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब ऐप्स को सीधा तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे एंड वो इंस्टॉल हो जाएंगे। एंड डिलीट करने के लिए भी सेम है, बस मूव टू ट्रैश कर देना एंड वो डिलीट हो जाएंगे, जो कि एक विंडोज़ यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि हमें तो 15-15 मिनट एक इंस्टॉलर से गुजरने में लगते हैं, उसके बाद उसके लिए 15 डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने के लिए लगते हैं, जैसे कि डायरेक्ट हो गया, विजुअल C++ हो गया। मैक के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें लाइक कि हाँ बस काम करता है और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वैसी हैं। तो वो मेरे को एक काफ़ी लाइक अलग चीज़ लगी। एक और जो चीज़ मेरे को काफ़ी डिफरेंट लगी इसके अंदर बेसिकली कोई स्टार्ट मेन्यू जैसी चीज़ नहीं है। इसके अंदर लॉन्च पैड होता है ऐप्स का, जो कि एक बीच में बबल सा खुलता है। एंड जो सबसे स्ट्रेंज चीज़ है मैकओएस की, जो तुम भी अगर लोगे तो नोटिस करोगे, कि विंडोज़ से जब भी तुम मैक पर शिफ्ट करोगे और तुम कोई भी ऐप को क्लोज करोगे, मतलब तुमने किसी भी ऐप पे क्रॉस दबाया, तो वो ऐप कभी एक्चुअली बंद नहीं होगा। वो तुम्हें डॉक में जो है वो राइट क्लिक करके क्विट करना पड़ेगा, या तुम शॉर्टकट कमांड क्यू से क्विट कर सकते हो। अब फिर मैंने थोड़ा सर्च करा एंड पहले तो एक हफ़्ता तो मैंने उनको ऐप्स को फोर्स क्विट करा, फिर मैंने थोड़ा सर्च करा एंड मेरे को पता लगा कि मैं अपने मैकबुक को गलत यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली मैक ओएस जो है वो डिज़ाइन ही हुआ है एप्लीकेशंस को मेमोरी में रखने के लिए। तो उसे फोर्स क्विट नहीं करना, वो खुद अपने आप को संभाल लेगा। जब उसको ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी वो खुद ऐप्स को बंद कर देगा, वरना वो जनरली ऐप्स को ऐप नैप में रखता है, मतलब एक फ्रोजन स्टेट। तो ये चीज़ बेसिकली करती क्या है, ये एक्सपीरियंस को ना काफ़ी ज़्यादा स्नैपी बना देती है। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि तुम ऐप पे टच बाद में कर रहे हो, ऐप पहले खुल जा रहा है, ऐसा फील होता है विंडोज़ से आके। क्योंकि विंडोज़ में वो ये आदत है 5 से 10 सेकंड के डीले की, चाहे तुम पे कितना मर्जी हाई एंड प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड है, वो विंडोज़ 11 तुम्हें पता ही है क्या मसला है उसके अंदर। तो वो चीज़ें काफ़ी अलग लगती है एंड उससे तुम्हें यूज़ करने का मन ज़्यादा करता है जब चीज़ें एकदम स्नैपी स्नैपी काम कर रही होती हैं। अब स्नैपी स्नैपी काम तो करती हैं बट वो चॉपी भी लगती हैं, क्योंकि ये मैकबुक एयर है तो इसके अंदर 60 हर्ट्ज डिस्प्ले ही एप्पल देता है। और 60 हर्ट्ज डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा चॉपी लगती है। देखो विंडोज़ की एनिमेशन बड़ी गंदी हैं, बट 165 हर्ट्ज से अगर तुम 60 पर स्विच करोगे तो तुम्हें ऑफकोर्स सी बात है चॉपीनेस लगेगी, जो कि गलती नहीं है। एंड मैं भी यूज टू हो गया था 2 हफ्ते के बाद। एंड कुछ चीज़ें मैकओएस की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो तुम्हारे पासवर्ड्स हैं, पास कीज़ हैं, वो बड़ी सीमलेसली जो है वो सिंक हो जाती हैं तुम्हारी एप्पल की मैकबुक के साथ। फ़ोन के ना फेस आईडी से जो पास की चलती थी वो एप्पल की मैकबुक में टच आईडी के साथ चलती है। एंड टच आईडी एक अलग ही एडवांटेज है। बार बार मेरे को अपने जो लैपटॉप का उसको ऑन करके पासवर्ड नहीं डालना पड़ता, मैं जस्ट अपने फिंगरप्रिंट से इसको ओपन कर सकता हूँ। एंड उसके बाद भी इसको मैंने शट डाउन पता नहीं जब से आया तब से करा भी है कि नहीं, बस ये अपडेट होते हुए रीस्टार्ट हुआ है। मैंने इसके अंदर मैकओएस 27 का डेवलपर बीटा डाला हुआ है, तो हेयर एंड देयर बग्स तो मिल जाते हैं, बट डेवलपर बीटा में विंडोज़ के स्टेबल बिल्ड से कम बग्स हैं।
या ये तो रियलिटी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी बेइज्जती ना कुछ ज़्यादा कराई हुई है इस टाइम पर। तो इसका जो स्लीप एंड वेक है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट लगता है मेरे को। जो आईफोन के साथ नोटिफिकेशन सिंक होते हैं वो अलग लेवल पर की एक बहुत तगड़ी लाइक इकोसिस्टम वाइब देते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि वो सिर्फ नोटिफिकेशन सिंक नहीं करता, आप अपना फ़ोन जो है वो मैकबुक में से कंट्रोल कर सकते हो। टच आईडी यूज़ करके फ़ोन की डिस्प्ले मिरर हो जाएगी, वहाँ से फाइल्स को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपनी मैकबुक के ना, जो कि फाइल मैनेजमेंट को भी समवॉट आईफोन के लिए बेटर बना देता है, क्योंकि आईफोन के अंदर फाइल मैनेजमेंट बड़ी गंदी है। एंड मैक ओएस के ना काफ़ी बेटर है, आईफोन से तो बेटर है, विंडोज़ से कमज़ोर है बट आईफोन से बेटर है। तो वैसे देखा जाए इकोसिस्टम बहुत तगड़ा है। तुम्हारे जो फेस टाइम है और भी सारी चीज़ें सब सिंक हो जाता है, हेल्थ रिकॉर्ड सिंक हो जाते हैं, नोटिफिकेशन कॉल तुम अपने मैकबुक से ही एक्सेप्ट कर सकते हो, सेंटर स्टेज वाला कैमरा मिल जाता है जो कि तुम्हें फॉलो करता है जहाँ जहाँ भी तुम जाते हो। तो बेसिकली ये काफ़ी एक अच्छा इकोसिस्टम वाइब देता है इसका मैक ओएस जो है। अब परफॉर्मेंस पे आने से पहले मैं तुम्हें एक जो है वो काफ़ी अलग चीज़ बताता हूँ जो मैंने स्क्रिप्ट में नहीं लिखी थी। बेसिकली मैक ओएस ना आईओएस जितना पॉलिश्ड नहीं है। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लग सकती है लोगों को, क्योंकि मैकबुक को बेस्ट बताया जाता है सॉफ्टवेयर के टर्म्स में, बट उसे सॉफ्टवेयर के टर्म्स में इसके कंपैरिजन में बेस्ट बताया जाता है। एंड ये विंडोज़ है, विंडोज़ इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है कि मैक ओएस के पास एक्चुअल रियल कंपटीशन इस टाइम पर नहीं है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा पॉलिश नहीं है, लिक्विड ग्लास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, बट वो विंडोज़ से अभी भी 100 टाइम्स बेटर ही है। तो अगर तुम iOS जैसी रिफाइनमेंट एंड पॉलिश ढूंढोगे आकर तो डिसअपॉइंट होने वाले हो, जो कि मैं हुआ था। बट विद टाइम मैं यूज टू हो गया, मैंने काफ़ी इसको यूज़ कर लिया है। साइकिल काउंट भी 67 के आसपास इसका मैंने पहुंचा दिया है। जनरली मैं इसे प्लगड इन यूज़ करता हूँ एक 65 वॉट के गैन चार्जर में, क्योंकि एडिटिंग के टाइम पर ये 30 वॉट से ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है एंड इसका डिफ़ॉल्ट चार्जर 30 वॉट का, तो बैटरी ड्रेन होता है। तो इसलिए मैं इसको एक 65 वॉट के गैन चार्जर में प्लगड इन रखता हूँ। एंड इकोसिस्टम, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एंड्रॉयड ब्रांड एप्पल के नज़दीक भी आ सकता है कभी इकोसिस्टम में। इसके ना पास कीज़ एंड पासवर्ड इतने ज़्यादा सीमलेस हैं। आईफोन के ना तुम्हारी फेस आईडी से जितनी भी पास कीज़ लिंक्ड हैं, इसके अंदर मैकबुक में टच आईडी होती है, वो सारी टच आईडी से सिंक हो जाएंगी विदाउट एनी सिंगल मैनुअल स्टेप। सारी की सारी एकदम टच आईडी से सिंक हो जाती हैं। जितनी भी तुम पास कीज अपने फ़ोन पे यूज़ करते हो उनको तुम अपने मैकबुक पर लॉगिन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जस्ट टच आईडी के साथ। क्लिपबोर्ड सिंक हो जाता है, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी थोड़े थर्ड पार्टी ऐप्स दे देते हैं, बट वो थर्ड पार्टी ही लगता है। नोटिफिकेशन सिंक होते हैं, इतने प्यारे सिंक होते हैं। मतलब अगर तुम नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे या तुम वैसे ही फ़ोन को कंट्रोल करना चाहते हो तो एक आईफोन स्क्रीन मिरर ऐप आता है मैकबुक के अंदर, जिससे तुम अपने आईफोन को कंट्रोल कर सकते हो, फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। क्लिपबोर्ड सिंक तो मिलता ही है एंड एज एन एक्सटेंडेड वेब कैम भी यूज़ कर सकते हो अपनी मैकबुक के अंदर। मतलब आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा होता है वीडियोज़ के लिए। तो फ़ोटोज़ के लिए ठीक है, वीवो के इससे बेटर आ चुके हैं, ओप्पो के इससे बेटर आ चुके हैं, बट वीडियोज़ में आज भी आईफोन थोड़ा ना एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो वो एज अ तुम अपने मैकबुक के अंदर आईफोन को वेबकैम की तरह यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। एंड मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ वीडियो कॉल्स एंड मीटिंग्स अटेंड करते हुए इस चीज़ को। एंड इसकी जो नॉच है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टच देती है, इसे नॉच काफ़ी अच्छी लगती है। बट वहीं पर वो एक वेस्ट ऑफ स्पेस भी है एस्थेटिक्स के चक्कर में, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक सेंटर स्टेज वाला कैमरा है एंड वो नॉच काफ़ी बड़ी है एंड वो डायनेमिक आइलैंड की तरह फंक्शनल नहीं है, वो स्टैटिक है। हाँ, थर्ड पार्टी ऐप्स आते हैं जो उसे फंक्शनल बना देते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट एज एन एप्पल वाली पॉलिश के साथ कोई फीचर है नहीं है। अब मेरी तरफ से तो उसमें फेस आईडी होनी चाहिए थी, आई डोंट नो वाई एप्पल ने क्यों नहीं डाली, क्योंकि स्पेस बहुत है। बस इसकी लिड ज़्यादा पतली है इसलिए शायद एप्पल नहीं डालता होगा। यार नॉच को छोटा कर दो, फिर वो जगह खा लेता। तो ऐसा तो नॉच को मेरे को लगता है कि ये एप्पल जितनी रिफाइनमेंट पर चीज़ अभी नहीं है। इसके स्पीकर्स, किसी भी विंडोज़ लैपटॉप से, गेमिंग लैपटॉप हो, थिन एंड लाइट हो या नॉर्मल लैपटॉप हो, इसके स्पीकर्स फार फार बेटर हैं। इसके स्पीकर्स एक्चुअली साइड में कहीं पर भी नहीं है, इसके स्पीकर डिस्प्ले के अंदर वाली साइड हैं, तो वहाँ से वो डिस्प्ले पर फायर करते हैं एंड वो बाउंस बैक करके एक सराउंड साउंड बनाते हैं। काफ़ी लाउड है, बेस है, मतलब लैपटॉप जितना ही बेस है, ऑफकोर्स सब वूफर जितना नहीं है। तो एक
काफ़ी ज़्यादा तगड़े स्पीकर हैं मूवी वगैरह के लिए, म्यूज़िक लिसनिंग तक कर लेता हूँ मैं जब कमरे में थोड़ी शांति होती है। तो एक बड़ी अजीब चीज़ लगी, मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर जितने मॉनिटर एंड लैपटॉप्स यूज़ करे हैं उनके ना मैट डिस्प्ले आती है एंटी ग्लेयर वाली, एंड मैंने पहली बार एक ग्लॉसी डिस्प्ले यूज़ करी, जो कि मैकबुक में ग्लॉसी डिस्प्लेज ही आती हैं। नैनो टेक्सचर लेनी है तो बहुत हाई एंड वेरिएंट जाता है प्रो सीरीज़ के अंदर, वो मैंने नहीं करा ऑफकोर्स। एंड ग्लॉसी डिस्प्ले यार क्या प्यारी क्वालिटी आती है उसमें, मतलब मैट हमेशा डिस्प्ले की क्वालिटी ख़राब करता था, एंड मैंने ये रियलाइज़ भी नहीं करा अपने मॉनिटर्स के साथ। अब मुझे लगता है कि मेरे को अपने विंडोज़ पीसी के अंदर एक ग्लॉसी मॉनिटर खरीदना पड़ेगा। तो सब बात हो गई कि जेस्चर्स बहुत कमाल के हैं, सॉफ्टवेयर अच्छा है, वेल ऑप्टिमाइज्ड है, एंड इकोसिस्टम फीचर्स अच्छे के हैं। ऐसी क्या चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो मेरे को इसके अंदर दिक्कतें क्या क्या लगी हैं। इसके अंदर बेसिकली सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है इसकी 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले। अब इतने ज़्यादा प्राइस में 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले सेंस नहीं बनाती है। एप्पल ने आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज़ डाली बेस वेरिएंट में, तो आई बिलीव कि उन्हें M6 एयर के अंदर भी 120 हर्ट्ज़ डाल देनी चाहिए। हाँ, बैटरी लाइफ थोड़ी खाएगा, बट उतना तो एप्पल इम्प्रूव कर सकता है एफिशिएंसी के साथ एंड बैटरी साइज़ के साथ। वो एक मेरे को मेजर ड्रॉबैक लगा। एंड कुछ और चीज़ें भी हैं, यूआई काफ़ी मतलब वैसे ही चॉपी एनिमेशंस हैं यूआई के अंदर, जैसे कि लॉन्च पैड को ट्रिगर करने वाली एनिमेशन के अंदर कोई भी ईज इन ईज आउट नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रॉ एंड चॉपी फील होती हैं। एंड ऐसा सिर्फ macOS 27 के डेव बीटा के साथ नहीं है, macOS 26 में इसकी हालत और ख़राब थी, अब थोड़ी बेटर हुई है बट अभी भी ख़राब ही है। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि इन लोगों को यार देखो फिक्स तो करनी चाहिए, क्योंकि वो एक मेजर चीज़ है। आप जहाँ से ऐप्स खोलते हो आपका हमेशा मूड ख़राब हो जाता है वो गंदी सी एनिमेशन देख के, वो एक दिक्कत है। एंड बाकी और तो एक गलती मैंने करी है, मैंने 256 GB वेरिएंट खरीद लिया। 16 GB रैम है, वो एकदम बढ़िया मामला है। 256 GB वेरिएंट में क्या होता है देखो, 100 GB के आसपास ना macOS एप्पल इंटेलिजेंस बेसिक जो तुम ऐप्स वगैरह डालोगे वही खा जाएंगे शुरू में जो तुम ऐप्स डालोगे। बचती है 150 GB, उसी के ना तुम्हें अपना एडिटिंग संभालना है, फ्यूचर फाइल्स फ्यूचर ऐप संभालना है, तो वो हो नहीं पाता है। तो वो मेरे को थोड़ी दिक्कत देता है। उसके लिए मैं एक्सटर्नल ड्राइव वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास देखो, मैंने अभी तो ये एक सैमसंग की SSD को ना इनक्लोजर में लगा रखा है, तो ये ठीक है काम चला देती है, बट इन फ्यूचर मैं एक प्रॉपर एक्सटर्नल SSD हाई स्पीड वाली खरीदूंगा, जिसके अंदर मैं फाइल रख के बिना मैकबुक में कॉपी करे ही एडिट कर पाऊँ। अब जो लास्ट इसके अंदर दिक्कत है वो है इसके ना पोर्ट्स बहुत कम है। एक तो मैगसेफ चार्जिंग वाला पोर्ट है इसके ना, मैगसेफ ही बोलते हैं शायद उसे, वो पोगो पिन वाला होता है जो, एंड साथ में सिर्फ 2 थंडरबोल्ट USB-C के पोर्ट हैं, 2, और एक 3.5 mm जैक है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं ज़्यादातर अपनी साउंड बार IEM उसी से यूज़ करता हूँ, डैक मेरे को यूज़ करने की नीड लगती नहीं है, एंड उससे मेरा एक टाइप सी पोर्ट भी यूज़ फ्री रह जाता है डैक ना लगाने की वजह से। अब मेरे को जो है वो टाइप सी पोर्ट के अंदर एक USB-C हब लगानी पड़ती है हर टाइम। हाँ, वो थंडरबोल्ट 4 हैं, बट थंडरबोल्ट 4 की एक्सेसरीज बहुत महंगी आती हैं। थंडरबोल्ट 4 की डाटा ट्रांसफ़र वाली केबल जो SSD के अंदर लगाने के लिए तुम लोग खरीदोगे, वो केबल ही बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, एंड थंडरबोल्ट की हब भी बहुत महंगी हो जाती है। तो नॉर्मल टाइप सी जो USB 3.1 Gen 2 वाली हब्स हैं वो मोर देन इनफ हैं सब लोगों के लिए, एंड मैं भी वही यूज़ करता हूँ। तो एज सच नॉट अ बिग डील, एंड मेजर ड्रॉबैक्स नहीं है। एक विंडोज़ लैपटॉप से अगर तुम लोग गेमिंग नहीं करते हो तो फॉर श्योर तुम्हें मैकबुक की तरफ जाना चाहिए, फार लेस बग्स हैं, और ट्रबल शूटिंग में तुम्हें बार बार दिमाग ख़राब नहीं करना पड़ेगा, एंड एक्चुअली एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल जाएगा समवट। एंड आई होप macOS 27 के साथ एप्पल जो है ये थोड़ी बहुत चॉपीनेस को, ऐप ओपनिंग वाली चीज़ को थोड़ा फिक्स कर दे। बाकी हमारी आज की बस इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लगा देना। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू अगेन एंड I seen kings fall quick for a hit on a reel. Seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from